आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फाइनली मैं आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल पेपर का नाम है आपका ह्यूमन जियोग्राफी कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। इसके साथ 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में मैं विद आंसर्स भी लेके आया हूँ। कहना तरह मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हुआ हूँ। ये सभी प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। बस इन्हीं प्रश्न उत्तर से आपका पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ आपके बीए आपके फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ये जियोग्राफी यानी भूगोल। यहाँ पेपर का जो आपका नाम है ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है वे विद्यार्थी बिल्कुल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, क्योंकि इस पेपर के जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हुआ हूँ इसमें इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ। उस मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन इसी वीडियो में मैं साथ में लेके आया हुआ हूँ। ये आपका महासंग्रह वीडियो है आपके, ये काफी सभी में प्रश्न लेके आए हूँ आपके 30-40% में लेके आए हुआ हूँ इस महासंग्राम वीडियो में। और यही आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना, बस इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है और अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके बी आपका सेकंड सेमेस्टर आपका जियोग्राफी पेपर का नाम है आपका ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के एग्जाम में, साथ में इसके आंसर भी लेके आया हुआ हूँ। आपको मैं सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रही है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। देखिए यहाँ से आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाया था आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए है आपका जियोग्राफी पेपर का नाम है आपका ह्यूमन जियोग्राफी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है। भाई यही प्रश्न उत्तर आपको अपने एग्जाम में नंबर दिलाने में मार्क्स दिलाने में अच्छे मदद करेंगे। भाई यही प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है। सभी प्रश्न को उत्तर आपको साथ में लेके आए हुआ, बस सभी को आपको वॉच कर लेना है पूरा वीडियो को लास्ट तक। बस इन्हीं से आपको अच्छे खासे मार्क्स आपको अपने एग्जाम में दिलाने में बहुत ही मदद करने वाला है। वीडियो महासंग्राम वीडियो है आपका पहला, जिसमें मैं प्रश्न लेके आया हूँ आपका मानव भूगोल। देखिए आपका पेपर का नाम ही आपका है ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल, इसलिए आपके ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल से आप बिल्कुल 100% आपके प्रश्न बिल्कुल आएगा ही। आपका 20 नंबर तो इसे आपका ह्यूमन जियोग्राफी से ही आपका आएगा। पहले आपको ह्यूमन जियोग्राफी का आपको डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसका विषय क्षेत्र क्या होता है इसका विषय क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। आपको 15 से 20 नंबर आपके पेपर के नाम से ही रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपका ह्यूमन जियोग्राफी का विषय क्षेत्र इसकी डिफिनेशन आपको बिल्कुल तैयार ही होनी चाहिए। इसमें मैं पहला आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी की। यहाँ से आपको डिफरेंशियल आपको देख लेना है। देखिए यहाँ से हंटिंगटन के अनुसार यहाँ सब देख लेना है। हंटिंगटन ने यहाँ से लिखा हुआ है कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानव कार्यकलाप एवं गुणों से संबंधित में यानी गुणों के संबंध में स्वरूप एवं वितरण का अध्ययन है। इस तरह से आपको डिफिनेशन देख लेना है। यहाँ से दो डिफिनेशन आपके दी हुई है। जीन बूंस ने भी अपनी डिफिनेशन यहाँ से दी हुई है। मानव भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह एवं धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इस तरह से आपको डिफिनेशन आपको देख लेना है। यहाँ से आपके 3 डिफिनेशन यहाँ से दी हुई हैं। यहाँ से कुमारी आपका सैंपल के अनुसार भी इसकी डिफिनेशन आपको देख लेना है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं स्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस तरह आपको इसकी डिफिनेशन आपको 100% आपको पता ही होना चाहिए। इसका विषय क्षेत्र भी मैं आगे दिखाऊंगा। अगला प्रश्न आपका इसमें आपका दिया हुआ है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का आपको उल्लेख कर देना है। मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी की प्रमुख इसकी ब्रांच इसकी शाखाएं क्या होती है। मतलब इसकी जो पहले की शाखाएं हैं प्रमुख आपकी आर्थिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, बस्ती भूगोल हो गया, ग्रामीण नगरीय एवं राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, ये सभी आपके इसकी शाखाएं इसकी ब्रांचेस हैं। अगला प्रश्न आपको देख लेना जल्दी से। मानव एवं पर्यावरण में संबंध आपको स्पष्ट कर देना है। मानव और नेचर में क्या इसका संबंध है, पर्यावरण में क्या इसका संबंध है आपको देख लेना है। मानव समुदाय पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के अनुसार वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वातावरण का प्रभाव उसके रहन सहन विचारों आदि पर यानी पड़ता है। वातावरण के साथ ही मनुष्य के स्वयं के विचार भी उसे प्रभावित करते हैं। इस तरह से आपको देख लेना। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मानवीय प्रतिक्रियाओं की विवेचना किस वर्ग में की जाती है आपको देख लेना है। यहाँ से 4 वर्गों में इसकी विवेचना की जाती है। प्रथम होगी प्राथमिक आवश्यकता होगी, मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता, उच्च आवश्यकताएं। इस तरह से आपको देख लेना है। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है मानव भूगोल के उद्देश्य क्या होता है। मानव यानी ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है ये आपको देख लेना है। इसमें का जो पहला उद्देश्य है मानव एवं वातावरण के यानी अंत संबंधों का मानव कल्याण हेतु अध्ययन करना, यानी मानव समूह तथा उसके निवास प्रदेशों का अध्ययन करना। ये सभी आपको अध्ययन 3 आपको देख लेना है। इसके उद्देश्य हैं आपके मानव भूगोल के।
फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ आपका भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व क्या है, आपको देख लेना है। भौतिक पर्यावरण के जो इसमें आपका तत्व दिए हैं, स्थित होगी स्थल की बनावट, आपका जलाशय, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, पशु, एक खनिज पदार्थ, ये सभी इसकी आवश्यकता यानी प्रमुख तत्व हैं। फिर अगला आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है नियतवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, ये इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल का नियतवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए या फिर इसका यानी विस्तार कीजिए। आपको सेम यही आपको उत्तर लिखना है, चाहे नियतवादी मानव भूगोल करके आए या केवल ही नियतवादी की यानी विचारधारा स्पष्ट करने को पूछे। सिंपली आपको यही आपको लिख देना है नियतवादी से। यहाँ से आपको डिफिनेशन देख लेना। सबसे पहले नियतवादी का पढ़ रहा है, उस मानव के विकास उसके वातावरण द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ से देख लीजिए, वातावरण की शक्तियाँ मनुष्य में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, क्रियाकलाप आदि को नियंत्रित करता है। वातावरण की शक्तियाँ नगण्य है, मानव तो केवल उसका दास है। ऐसी विचारधारा वाले विद्वानों को नियतवादी तथा उसकी विचारधारा को नियतवाद के नाम से पुकारा जाता है। सर सबको इसकी डिफिनेशन आपको याद कर लेना है। देखिए मैं यहाँ सबको याद दिला रहा हूँ, मैंने आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ऑल सब्जेक्ट का सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा। मैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डाल दूंगा लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे आपको सभी आपके मेरे वीडियो आ जाएंगे बीएस सेकंड सेमेस्टर का। आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो और मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर वॉच कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिए, संभववाद से क्या तात्पर्य है। कभी कभी प्रश्न पूछता है मानव भूगोल के संभववाद की यानी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तभी भी आपको यही संभववाद की ही आपको डिफिनेशन आपको लिख देना है। देखिए संभववाद की डिफिनेशन देख लीजिए पहले। संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फ्रेंस यानी फ्रेवे ने सन आपका 1925 में किया था। आपका इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र के मानव के निवास के लिए तथा मानव द्वारा साधन यानी उपयोग की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस तरह से आपको देख लेना, इसकी डिफिनेशन है आपको देख लेना। फिर आपका नवनिश्चयवाद क्या होता है, नवनिश्चयवाद की भी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। आपको नवनिश्चयवाद के भी आपको यहाँ से डिफिनेशन आपको एक बार पढ़ लेना है। इसका भी कभी भी आप शॉर्ट में आप पूछ लेता प्रश्न आपके, इसकी भी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला आपका इसमें आपका 10 नंबर भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, विश्व के जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं। इसके आपको कारण यहाँ से बता देना। जैसा आपका पहला कारण हो गया भौगोलिक स्थिति, जलवायु हो गया, धरावट की बनावट, धरातल की बनावट का मतलब जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, आर्थिक विकास की अवस्था। इस तरह से आपको देख लेना, इसके सभी प्रभावित करने वाले कारक है आपके जनसंख्या वृद्धि के घनत्व के। फिर विश्व के 4 घने प्रदेशों के नाम बताइए। देखिए विश्व के सबसे घने प्रदेश कौन से हैं देख लेना, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया हो गया आपके, उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, पूर्वी उत्तरी अमेरिका हो गया, सभी आपके घने प्रदेशों के नाम हैं। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है जनाधिक्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आपको जनाधिक्य की अवधारणा आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। ये भी आपका प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसकी डिफिनेशन आपको यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक हो तो संसाधनों की उपलब्धता कम हो, अथवा यदि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों की विकास की तुलना में अधिक हो तथा तृतीय सेवकों की वृद्धि तकनीक विकास की तुलना में कम हो तो ऐसी अवस्था जनाधिक्य कहलाती है। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। दूसरे शब्दों में भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, चाहे तो आप यहाँ तक तैयार कर सकते हैं। इसको वीडियो को रोक के बिल्कुल आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर ही लेना है। फिर अगला प्रश्न की मैं बात करूँगा आपका नगरीय अधिवास क्या होता है। नगरीय अधिवास भी एक बार आपको देख लेना है क्या होता है। नगरीय अधिवास यानी उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति एवं मनोरंजन के केंद्र होते हैं। और यह नगरीय यानी अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं के बजाय द्वितीय एवं तृतीय आपके क्रियाओं की प्रधानता होती है। इस तरह से आपको इसको भी आपको एक बार वीडियो को रोक के पढ़ लेना है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा जा सकता है, इसलिए आपको इसको वीडियो को रोक के आपको अध्ययन कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मकानों के आधार पर इसके आधार का आपको वर्णन कर देना है, ये भी आपको देख लेना। फिर अगला आपका प्रश्न आपका दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण से क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण से क्या समझते हैं आपको देख लेना है। जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या किसी दूसरे देश में स्थानांतरित करती है तो इस प्रकार की स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण कहते हैं। इस तरह से आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका स्थानांतरण
कृषि की क्या समस्या है, स्थानांतरण कृषि की क्या समस्या है, ये भी आपको देख लेना। इसकी समस्याएं यहाँ से 4 दी हुई, ये भी आपको समस्या आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर आपका होमोसेपियंस मानव की प्रमुख विशेषताएं बता देना है आपको। देखिए होमोसेपियंस काल के मानव को बड़े शाकाहारी यानी शाकाहारी जानवरों के शिकार की दक्षता, खाद्य पदार्थ, बहुल क्षेत्रों का ज्ञान यानी हथियारों का ज्ञान, स्थानांतरित होने वाले मानव अधिवास का ज्ञान था। इस तरह से आपको देख लेना है। इसकी विशेषताएं होगी ये। फिर प्रजाति की परिभाषा, डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है प्रजाति की। ये बिल्कुल आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। आपका क्रोबर के अनुसार इसकी डिफिनेशन आपको देख लेना है। प्रजाति एक सामाजिक प्राण शास्त्रीय अवधारणा है या एक समूह एवं वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक संस्कृत अवधारणा नहीं है। प्रोफेसर यहाँ से ब्लास के अनुसार भी इसके आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। इस तरह से आपको डिफिनेशन उसको देख लेना है। त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण आपको कर देना है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, संस्कृत भूदृश्य के अध्ययन के यानी प्रमुख आधार यहाँ से आपको दे देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनुकूलतम जनसंख्या बिल्कुल आपको देख ही लेना है। यहाँ से प्रोफेसर डाल्टन ने यहाँ से लिखा हुआ है, इनके अनुसार देख लेना है। लेकिन आपको यहाँ से पूरा इसका अध्ययन कर लेना है। वीडियो को रोक के यहाँ तक आपको एक बार पढ़ बिल्कुल लेना है, तभी आप अपने एग्जाम में इस तरह से आपको बना के लिख पाओगे। देखिए प्रोफेसर डाल्टन ने यहाँ डाल्टन के अनुसार मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। आपके अनुकूलतम जनसंख्या हुआ होती है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम आय प्रदान करती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, होमो इरेक्टस क्या होता है, यानी मानव पूर्वज से क्या समझते हैं। मानव पूर्वज से क्या समझते हैं, जिसे हिंदी में इमोरेक्ट्स कहते हैं। देखिए इसको भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ तक आपको वीडियो को रोक के थोड़ा इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना एक बार। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, मसाई जनजाति पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। यह क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ग्रिफिथ यानी ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण आपको देख लेना है। फिर बुस्मान मानव प्रजाति क्या होता है, बुस्मान मानव प्रजाति आपको देख लेना है। बुस्मान मानव प्रजाति क्या होती है ये भी आपको देख लेना है। दक्षिणी में अमेरिका में यानी कालाहारी मरुस्थल में बुस्मैन नामक खानाबदोश एवं अखेटक जात निवास करती हैं, इसी को बुस्मैन कहते हैं। इस तरह से आपको इसको एक बार पढ़ लेना है यहाँ तक आपको। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पार्थिव एकता क्या होती है। पार्थिव एकता भी आपको देख लेना जल्दी से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पार्थिव एकता, विश्व के सभी भौगोलिक तत्व चाहे वे जड़ हो या चेतन एक दूसरे से संबंधित है। इस तत्वों में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए उनको पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। इस तरह से आपको देख लेना है। यहाँ से humboldt ने इसके बारे में लिखा हुआ है कि विश्व यानी संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही यानी जीव के दर्शन होते हैं, जिनके कारण पृथ्वी का ब्रह्म भिन्नता के पीछे यानी व्यक्ता एवं एकता है। इसका कथन यह है कि पृथ्वी एक यानी आकार एवं उसकी भिन्नता केवल प्रतीयमान होती है, उसमें सत्यता नहीं है। इस तरह से आपको एक बार यहाँ तक पढ़ लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, थारू जनजाति क्या होती है। थारू जनजाति के बारे में आपको एक बार देख लेना है जल्दी से। थारू जनजाति के बारे में एक बार पढ़ लेना आपको। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मानव भूगोल का कार्मिक विकास क्या है, अभी आपको देख लेना इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, इसका विकास आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न का इसमें आपका दिया हुआ है, मानव विकास के चरण कौन कौन से आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत की प्रमुख जनजातियों के नाम आपको यहाँ से दे देना है, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, परिस्थिति तथा मानव भूगोल में क्या अंतर होती है, ये भी आपको देख लेना है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, मानव भूगोल की प्रकृति की व्याख्या कर देना है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या होती है, ये बिल्कुल आपका पूछा जाएगा। इसका विषय क्षेत्र प्रकृति, इसको एक बार पढ़ लेना है सही से। मानव भूगोल का यानी संबंध समस्त संसार से है। इसका अधिक बल व्यक्तियों पर होता है, अर्थात वे कहा है कि पृथ्वी पर उसकी अंतक्रियाएं कैसी हैं तथा उसकी प्राकृतिक भूपटल का परमाणु के उपयोग के लिए किस प्रकार भूपटल का निर्माण करते हैं। मानव भूगोल उचित ढंग से उदार शिक्षा का उद्देश्य पूरा करते हैं। जिस प्रकार संसार में हम निवास करते हैं यानी उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पृथ्वी पर रहने वाले मानव एवं राष्ट्रों में संभावित यानी प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में मानव भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह आपको देख लेना इसको एक बार। एकत्रीकरण क्या होता है, एकत्रीकरण के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है एक बार।
एकत्रीकरण क्या होता है ये भी आपको देख लेना एक बार। एकत्रीकरण मानव का प्राथमिक एवं प्राचीन व्यवसाय है। मानव अपने प्रारंभिक काल में एकत्रीकरण द्वारा ही भोजन एवं वस्तु प्राप्त करता था। उस समय मानव का एकत्रीकरण के अतिरिक्त और कोई व्यवसाय नहीं था। इस आपको देख लेना, यहाँ तक एक बार आपको पढ़ लेना वीडियो को रोक के। वातावरण समायोजन क्या होता है ये भी आपको देख लेना एक बार। वातावरण समायोजन क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, भौतिक या प्राकृतिक वातावरण। भौतिक या प्राकृतिक वातावरण क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। भौतिक वातावरण में उन सभी भौतिक शक्तियाँ यानी पराक्रम एवं क्रियाएं एवं तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिनका अनेक प्रकार से मानव के कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सभी आपको देख लेना एक बार, वीडियो को रोक के इसका आपको अध्ययन कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, संस्कृत वातावरण क्या होता है ये भी आपको देख लेना एक बार। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ, संस्कृत भूदृश्य क्या होता है ये भी आपको देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में भी आपको एक बार देख लेना, सही से पढ़ लेना है, वीडियो को रोक के थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ से लिखा भी हुआ है, सो स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्राकृतिक भूदृश्य पर मानव की उपस्थिति अथवा उसकी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की छाप लगने से सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अल्प। अल्प से का मतलब ही आपका छोटा या न्यून होता है। अल्प जनसंख्या क्या होता है, यानी जिस नगर या जिस राज्य में यानी कम जनसंख्या निवास होती है वो आपका अल्प जनसंख्या कहलाता है। तो सभी को पता है, एक बार वीडियो को यहाँ से आपको रोक कर एक बार इसको भी आपको पढ़ लेना है एक बार। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, मानव बस्तियों के प्रकार देख लेना है। मानव बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं भी आपको देख लेना है। जनसंख्या घनत्व से क्या आशा है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको बिल्कुल आपको देख लेना है। यानी घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र यानी विशेष की कुल जनसंख्या एवं उसकी क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के अनुपात को दर्शाता है, अर्थात उस क्षेत्र के विशेष में प्रति वर्ग यानी किलोमीटर क्षेत्र पर औसत कितनी जनसंख्या निवास करती है को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व यानी क्षेत्र और यानी जनसंख्या के मध्य अनुपात को इंगित करता है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व इक्वल टू आपका होता है क्षेत्र जनसंख्या बटे क्षेत्रफल वर्ग की किलोमीटर में। इसको आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये जनसंख्या घनत्व निकालने का फार्मूला यहाँ से दिया हुआ है फिलहाल के लिए। फिर मानव भूगोल के उपागम क्या होते हैं, मानव भूगोल के उपागम से क्या समझते हैं भी आपको देख लेना है। ये आपको पढ़ लेना एक बार, वीडियो को रोक कर भी अगला प्रश्न जल्दी से देखेंगे। अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मैंने इसको आगे भी दिखा चुका हूँ शॉर्ट में, ये लॉग में भी आपको तैयार कर लेना है। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार उसके देख लेना डिफिनेशन आपको। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यहाँ से रॉबिन्स में भी लिखा हुआ है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसके यानी जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। इससे सबको डिफरेंस आपको देख लेना, बहुत सारी ऐसे डिफरेंस आपको मिल जाएंगी। आपको सभी डिफरेंस आपको तैयार कर लेना, तभी आप लॉन्ग में अच्छे खासे लिख पाओगे। सभी जो ऐसे लिखे हुए हैं प्रोफेसर लोग, इनके आपको नाम भी तैयार कर लेना है, इनके अनुसार आपको लिख देना है अपने एग्जाम में। फिर भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का आपको वर्णन कर देना है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है ये भी आपको देख लेना, क्या नीति इसकी बनाई गई है जनसंख्या के लिए। जनसंख्या की समस्या के हल हेतु जो उपाय अपनाए जाते हैं उसे जनसंख्या नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ से देख लेना आपको। प्रोफेसर पीसी जैन ने के अनुसार शब्दों में यहाँ से लिखा हुआ है कि जनसंख्या नीति केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विचारपूर्वक बनाई गई क्रियान्वयन वह यानी की गई वह नीति है जिसका उद्देश्य प्रजनन क्षमता को घटाकर जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना है। यहाँ तक आपको डिफरेंस आपको इसको तैयार बिल्कुल होनी है, आपको चाहिए। यहाँ सबको इसके वर्णन भी आपको देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है इसको, वीडियो को आपको रोक के थोड़ा सा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, संस्कृत परिमंडलों पर आपको एक संक्षिप्त आपको निबंध हमको लिख देना है। ये भी आपको एक बार देख लेना है, वीडियो को रोक के थोड़ा सा आपको अध्ययन कर लेना एक बार। फिर अगला प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ, होमोसेपियंस पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। आपको टिप्पणी भी आपको एक बार इसको आपको देख लेना है, ये क्या होता है होमोसेपियंस के बारे में। फिर अगला प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ यहाँ से आप दीर्घ उत्तर में प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। मानव भूगोल का मैंने आगे भी बोला हुआ था कि मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का पर्सनल लॉग में पूछा जाएगा। इसको आपको सही से अध्ययन कर लेना, देख लीजिए ये लॉग में प्रश्न आपको तैयार करना है। मानव भूगोल के पहले आपको डेफिनेशन तैयार कर लेना है, इसके विषय क्षेत्र भी आपको देख लेना है। यहाँ तक आपको शुरुआत से यहाँ तक को इस पूरा आपको
उत्तर आपको तैयार करना है। यहाँ तक वीडियो को रोक के आपको पूरा है सबको अध्ययन कर लेना है, यहाँ तक लेके यहाँ तक आपको लेना है। फिर आगे मैं कुछ यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ। भूगोल वह है जिसका यानी भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। बहुत सारे ऐसे आपको डिफिनेशन मिल जाएगी, आपको तैयार कर लेना है। फिर आपके देख लीजिए, इनके अनुसार मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। यानी क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये बहुत सारी आपको डिफिनेशन मिल जाएंगे। आपको वीडियो को रोक कर एक बार इसको पूरा आपको पढ़ लेना है। फिलहाल कहने के लिए कहता है मेरा मतलब, देखिए यहाँ से आपको वीडियो में थोड़ा सा यहाँ से रोके दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ से आपको वीडियो को रोक देना है, फिर इसको एक बार पढ़ लेना। फिर थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा सा और यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ मैं, फिर यहाँ तक इसको फिर आपको एक बार पढ़ लेना यहाँ तक। फिर मैं आगे भी दिखा दे रहा हूँ, उसका विशेष क्षेत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ से आपको देख लेना एक बार, इसको पढ़ लेना है वीडियो को रोक के। देखिए यहाँ से पलाश के शब्दों में देखिए मानव भूगोल के डिफिनेशन, मैंने इसका मानव भूगोल के आगे भी मैंने डिफिनेशन दिखाया हुआ हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको इसको देख लेना। इसका मैं विशेष क्षेत्र फिलहाल के मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। देखिए मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, ये मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र जल्दी से यहाँ देख लीजिए। भूपटल पर यानी मिलने वाली समस्त प्राण यानी जगत में सबसे अधिक यानी विकसित क्रियाशील प्रणाली है। मानव में क्रियाकलापों के भौगोलिक शक्तियाँ सदैव प्रभावित करती है रहती है। अपने लाभ एवं कल्याण के लिए मानव प्राकृतिक वातावरण के परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस तरह मानव की यानी स्थित केंद्रीय होती है, जिसके एक प्राकृतिक वातावरण होता है और दूसरी ओर सांस्कृतिक वातावरण होता है। ये आपका विशेष क्षेत्र हो गया। इसके डिफिनेशन पहले तैयार करना है, फिर विशेष क्षेत्र आपको यहाँ तक आपको अध्ययन कर लेना है। अगला प्रश्न जल्दी इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको। मानव भूगोल में नियतवाद की संकल्पना आपको देख लेना। मैंने इसको शॉर्ट में भी मैंने आगे दिखाया हुआ हूँ, आपको यहाँ भी आपको देख लेना है। इसकी नियतवाद की संकल्पना आपको देख लेना है, वीडियो को रोक के आपको देख लेना है। मानव भौतिक पर्यावरण की उपज है कि विचारधारा का तात्पर्य वातावरण के निश्चयवाद या नियतवाद की विचारधारा से है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवीय क्रियाकलापों में पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष पर परोक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस विचारधारा की स्पष्ट मान्यता ही मानव प्राकृत का दास है। इस तरह आपको इसको अध्ययन कर लेना है। देखिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स में इस विचारधारा को व्यक्त करते हुए लिखा है कि यूरोप में शीत प्रधान देशों में के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचार उनके तकनीकी गुण की उनमें कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया में निवासी विचारवान एवं कुशल होते हैं, परंतु उत्साह नहीं है। इस तरह से आपको देख लेना है। वीडियो को रोक के आपको यहाँ तक अध्ययन कर लेना। फिर अगला प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मानव भूगोल में संभववाद की संकल्पना, मैंने संभववाद को आगे भी शॉर्ट में मैंने दिखाया हुआ हूँ। इसकी संकल्पना भी यहाँ तक आपको देख लेना। फिलहाल के लिए वीडियो को रोक के थोड़ा सा इसको आपको अध्ययन कर लेना है। फिलहाल के लिए एक बार आपको यहाँ से इसको अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना एक बार इसके बारे में आपको सही से, तभी आप अपने एग्जाम में बनाकर लिख पाओगे एक बार जब पता होगा। फेब्रे ने यहाँ से लिखा भी हुआ है, वातावरण कहीं भी असीमित संसाधनों से मुक्त नहीं है। प्रत्येक स्थान पर मनुष्य के सभी संभावनाएं छिपी रहती हैं तथा मानव इस संभावनाओं को का स्वामी होने के नाते उसका उपयोग के निर्णायक की भूमिका अदा करता है। इस तरह से आपको देख लेना है। अगला प्रश्न, फेब्रे ने भी यहाँ से बताया कुछ और, यहाँ से डिफिनेशन लिखी हुई है। ऐसा फेब्रे के अनुसार यहाँ से और आपको डिफिनेशन आपको देख लेना है। भौतिक वातावरण का महत्व गौण है। वास्तव में मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है जो कि वातावरण के निरंतर परिवर्तन करता है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है फेब्रे ने कि मनुष्य एक भौगोलिक कारण है जो पशु नहीं है, जो अपनी बुद्धि न रखता हो। इस तरह आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न इसमें आपको देख लेना, संभववाद का विकास भी आपको देख लेना एक बार वीडियो को रोक के। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए। विश्व की जनसंख्या के वितरण में प्रभावित करने वाले कारण आपको देख लेना है। विश्व की जनसंख्या के प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं? जैसे आपके अशिक्षा होगी, जैसे कम आयु में विवाह कर देना, आपकी धार्मिक मान्यताएं होगी, सभी को पता होगा। ये सभी हेडिंग छोड़ छोड़ के आपको अपने एग्जाम में आपको लिख देना। फिलहाल के लिए सभी को पता भी होगा इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण होते हैं। गर्म जलवायु जिससे होगी, ये सभी आपको लिख देना है, अपने हिसाब से आपको लिख देना। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके प्रभावित करने वाले कारण भी यहाँ से जैसे प्राकृतिक तत्व भी कुछ हैं इसमें शामिल हैं, जैसे संसाधन भी है इसमें के। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। मत्स्य उत्पादन के भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए विश्व के प्रमुख क्षेत्रों का आपको वर्णन कर देना है, ये भी आपको देख लेना है। जल संसाधनों का उपयोग एक
साथ कई प्रकार से होता है, यानी इसके विविध उपयोगों में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है। मत्स्य उत्पादन का समुदाय तथा सतह के जल में से होता है। इस तरह से आपको देख लेना है इसका, आपको जल के मत्स्य उत्पादन यहाँ तक को एक बार पढ़ लेना। यहाँ तक आपको इसका डिफिनेशन कि मत्स्य उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती है, ये भी आपको यहाँ तक आपको अध्ययन कर लेना है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से, तो इतना ही प्रश्न में सिंपली आपका ये लास्ट ही प्रश्न आपका फिलहाल के लिए बचा हुआ था भाई। यही इतने ही आपको प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना भाई, यही आपके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेंगे। मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट का कहने मतलब ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर वॉच कर लीजिए। और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट समय किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ कि BA BSc एग्जाम की सभी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम की, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 200 बार भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।